हेलो प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोलपीपल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं आर.के. शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक। कल मैंने आपको पढ़ाया कि भारतीय संविधान में जो है संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में चर्चा की कि कौन कौन सी विशेषता है। तो सबसे पहली विशेषता संघ की जो है संविधान की सर्वोच्चता का स्थान दिया गया है। दूसरी विशेषता बताई कि शक्तियों का विभाजन किया गया है। तीसरी जो विशेषता बताई संसदीय न्यायपालिका के रूप में की स्थापना की गई है। चौथी बताई राज्यपाल का पद जो है सर्वोच्च होता है। और पाँचवीं बताई कि एक नागरिकता। और छठी बताई एकात्मक का प्रभुत्व। और सातवीं केंद्रीय व्यवस्था के राज्यों का सदन है राज्यसभा। आज मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा कि सहकारी आयोग क्या है। और दूसरा जो मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा कि संघीय शासन प्रणाली में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, उन दोषों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो देखिए सहकारी आयोग क्या है। तो मैं आपको सहकारी आयोग के बारे में जो है निर्णय दूंगा कि सहकारी आयोग क्या है, इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। सहकारी आयोग केंद्र सरकार ने 1983 में संघ और राज्य के आपसी संबंधों के अध्ययन हेतु एक न्यायाधीश रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक सहकारी आयोग की स्थापना की गई। तो ये ध्यान रखना, सहकारी आयोग की स्थापना की गई। संघ और राज्य की जो शक्तियों में कई बार विवाद हो जाते हैं और उन विवादों को आपसी विवादों को निपटाने के लिए जो है एक आयोग बनाया गया, जिस आयोग का नाम रखा गया सरकारी आयोग। ये बनाया गया 1983 में। ये ध्यान रखना है आपको कि ये 1983 में बनाया गया आयोग है। इसलिए इन 3 सदस्यीय आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की। क्या रिपोर्ट की गई? सहकारी आयोग की सिफारिशों द्वारा प्रशासनिक और विधायी और वित्तीय संबंध की महत्ता पता चलती है। इसमें संविधान की मौलिक संरचना को में परिवर्तन की सलाह नहीं दी है। उसने ये कहा गया कि मौलिक संरचना में जो संविधान की जो मौलिक संरचना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। दूसरा, इसके अनुसार संघवाद होना अधिक अच्छी व्यवस्था है बजाय दृढ़ संस्थात्मक परिकल्पना की। इसके बाद जो है इस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना पर जोर दिया। इस आयोग ने कहा गया कि स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इसने इस बात पर भी जोर दिया, बल दिया कि केंद्र और राज्य दोनों को ही पिछड़े क्षेत्रों के विकास के प्रति सजग होने चाहिए। उसने दूसरा जोर दिया, दूसरी सिफारिश की कि दोनों ही पिछड़े क्षेत्रों के जो केंद्र और राज्य माने केंद्र और राज्य दोनों ही पिछड़े क्षेत्रों के विकास के प्रति सजग रहना चाहिए। यदि इसे एक सुव्यवस्थित प्रकार से किया जाए तो अलगाववादी शक्तियाँ स्वतः ही क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ये सिफारिश भी बहुत अच्छी जैसे उन्होंने दी, बहुत अच्छी सिफारिश दी। इस आयोग ने स्थायी अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त इसने इस बात पर भी जोर दिया गया कि केंद्र और राज्य दोनों ही पिछड़े क्षेत्रों के विकास के प्रति सजग रहना चाहिए। यदि इसे एक सुव्यवस्थित प्रकार से किया जाए तो जो अलगाववादी जो संगठन पनप रहे हैं उनकी शक्तियां स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आपसी सलाह मशवरे द्वारा संघ और राज्य के अपने अंतर विरोधी को समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कह रहा है कि आपसी सलाह मशवरे किए जाएं और संघ और राज्य को बैठ करके जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन बातचीत के माध्यम से होना चाहिए। इसके बाद अगला देखिए, राज्य द्वारा अधिक वित्तीय सहायता की मांग की गई कि केंद्र से ये कहा गया कि राज्य को अधिक वित्तीय सहायता दी जाए। अधिक वित्तीय सहायता अगर राज्य को दी जाएगी तो राज्य क्या करेगा, उस सहायता को उचित माने आयोग ने उचित ठहराया कि राज्य क्या करेगा, उस अगर राज्य को वित्त संबंधी अधिकार दे दी जाएंगे तो राज्य क्या करेगा, व्यक्तियों की सहायता तुरंत कर सकेगा, उनके विकास के कार्य तुरंत कर सकेगा, प्रशासनिक हो चाहे वो आर्थिक रूप से हो, वो कार्य सही ढंग से कर सकेगा। केंद्र और राज्य के संबंध सुधारने के लिए आयोग ने आर्थिक उदारीकरण और संविधान संशोधनों की सिफारिश की गई कि केंद्र और राज्य के संबंध सुधारने हैं तो 2 चीज़ें होनी है, आर्थिक रूप से और उदारीकरण और संविधान संशोधनों में सभी का सहयोग होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बताया गया कि ये आयोग जो है इतनी सिफारिशें की गई, इस प्रकार की सलाह जो है इसने दी गई, सिफारिश की गई कि ऐसा होना
चाहिए। अगर ऐसा होगा तो राज्य और केंद्र में जो मनमुटाव है या विरोध जो झगड़ा है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसे कहते हैं सरकारी आयोग। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ कि आगे संघीय शासन प्रणाली के दोष कौन कौन से हैं, उन दोषों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, संघीय पहला दोष है कि संघीय शासन व्यवस्था संकट काल में अनुपयुक्त होती है, क्योंकि युद्ध अथवा आंतरिक संकटों के समय संघ सरकार राज्य सरकार की सहमति के बिना कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ होती है। इसलिए संघीय शासन प्रणाली में दोष पाया जाता है कि जब कोई संकट आता है तो राज्य से कोई सहमति नहीं ली जाती, तो कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ होती है। इसलिए संघात्मक शासन व्यवस्था में दोष पाया जाता है। दूसरा, ये व्यवस्था केवल बड़े देशों के लिए ही उपयुक्त मानी जाती है, छोटे छोटे राज्यों के लिए व्यवस्था उपयुक्त नहीं है। तीसरा दोष है कि संघीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की सरकार होती हैं और इसलिए इस प्रकार एक ही तरह की दो सरकारें जो होती हैं जिसमें फलस्वरूप धन का अपव्यय होता है। इसलिए चौथी विशेषता बताई कि संघीय शासन व्यवस्था में नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है और ऐसी स्थिति में संघ के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न होता है। पांचवी जो आपके जो है दोष बताया गया कि इस व्यवस्था में वैधानिक संघर्षों का भय बना रहता है, क्योंकि कभी कभी संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों एक विषय पर कानून बना देती है और इस संघर्ष को दूर करने के लिए न्यायालय की शरण लेनी होती है। इस कारण से इस प्रकार की समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। छठी जो दोष है कि ये व्यवस्था एक कठोर शासन व्यवस्था है जिसमें सरलता से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस शासन व्यवस्था में संविधान कठोर होता है और दोनों माने केंद्र और राज्य दोनों माने अगर केंद्र कोई कानून बना रहा है या कोई परिवर्तन कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि राज्य की भूमिका भी इसमें पाई जाती है, तो राज्य की सहमति भी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है ऐसी सहमति नहीं बन पाती क्योंकि सरकारें अलग अलग होती हैं, तो कई प्रकार जो है सहमति नहीं बन पाती, इस कारण ये भी एक समस्या है। सातवां है, इस व्यवस्था में प्रशासकीय शक्तियों का विभाजन रहता है और इस विभाजन के परिणाम स्वरूप प्रशासकीय कार्यों में शिथिलता आ जाती है और उत्तरदायित्व का केंद्र और राज्य की सरकारों में विभाजन हो जाने के परिणाम स्वरूप प्रशासन का कोई भी कार्य आसानी से नहीं होता। इसमें ये संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा पाया जाता है और शक्तियों का बंटवारा पाया जाता है, सबका कार्य अलग अलग बांट दिया जाता है। जब समय आता है, परिस्थिति आती है तो दोनों की सहमति से ही कार्य हो पाता है। अगर दोनों की सहमति नहीं है तो कार्य नहीं हो पाएगा। इस कारण ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए आठवीं जो दोष है यह है कि संघीय शासन व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अथवा अंतर्राज्यीय नीति में पूर्ण संपन्न नहीं रहती है। संघ सरकार की इकाइयों के सहयोग से पर निर्भर रहना पड़ता है। कभी कभी राज्य सरकार इसका विरोध करती है, इस कारण नीतियां सफल नहीं हो पाती। इसलिए मैंने आपको बताया कि संघीय सरकार की जो दोष, मैंने इसके संघीय सरकार की विशेषताओं के बारे में बताया कि कौन कौन सी विशेषता है। इसके बाद इसमें दोष भी पाए जाते हैं और कुछ दोष कुल दोष जो है मैंने आठ दोष जो आपको बताए हैं, तो 8 जो इसमें कमियां हैं और उस कमियों के कारण जो है संघीय शासन व्यवस्था को जो है कई प्रकार की कमियां देखने को मिलती है, इसमें कई प्रकार के दोष देखने को मिलती हैं। इसलिए मैंने आपको जो टॉपिक करवाया है वो सरकारी आयोग के ऐसा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि सरकारी आयोग क्या है, सरकारी आयोग क्या है, इसके बारे में जो आपसे पूछा जा सकता है। ये कब लागू किया गया इसके बारे में पूछा जा सकता है। सिफारिश कब भेजी, 1988 में सिफारिश भेजी, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार कुल मिला के ये होता है कि ये क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। और तीसरे जो है अगला जो मैंने आपको संघीय शासन प्रणाली के दोष के बारे में बताया गया कि संघीय शासन प्रणाली में ये दोष पाया जाता है। इसलिए तो मैंने आपको जो बताया गया है वो सरकारी आयोग क्या है, दूसरा जो आपको बताया गया कि संघीय शासन प्रणाली में क्या क्या दोष है। तो देखिए मैंने आपको जो है इस लेसन जो आपको पढ़ाया गया संघीय शासन व्यवस्था में, तो संघीय शासन व्यवस्था में मैंने आपको एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता बताई, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता के बारे में बताई, संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता के बारे में भी बताया गया।
इसके बाद इसमें एक टॉपिक और है जो सरकारी आयोग क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो है मनमुटाव है उसको दूर करने के लिए एक आयोग बनाया गया और 1983 में बनाया गया। 1988 में इसकी सिफारिश भेजी गई। इसके बारे में मैंने आपको बताया गया कि संघीय शासन व्यवस्था के दोष कौन कौन से हैं, तो उन दोषों के बारे में भी मैंने आपको चर्चा की गई। इसलिए मैं आज जो है आपको इतना ही पढ़ाऊँगा और आगे जो है अगला टॉपिक होगा वो नेक्स्ट क्लास में लूँगा। इसलिए कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आज इतना ही पढ़ाऊँगा। जय हिंद।